गहमा गहमी इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव को लेकर है और सबसे ज्यादा फोकस का केंद्र उत्तर प्रदेश बना हुआ है, जहां पर कल पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करेंगे क्योंकि कल ही बीजेपी और साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं। आज कांग्रेस की बारी है क्योंकि वादों का पिटारा सभी पार्टियां लेकर तैयार हैं और कांग्रेस भी इस मैदान में कूद पड़ी है। इन सभी बातों की चर्चा 9 बज गए में खास तौर पर होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंजाब चुनाव के साथ, क्योंकि पंजाब चुनाव की सरगर्मी इस वक्त तेज हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए यहां पर गहमा गहमी को और बढ़ा दिया। फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना में ये वर्चुअल रैली की गई, जहां पर प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया और साथ ही ये कहा कि कांग्रेस तो अब तक 84 के नरसंहार से ही, उस काले दाग से ही निपट नहीं पाई है, क्योंकि उस वक्त सिखों को मारने में एक बड़ा योगदान कांग्रेस का था, लेकिन उस वक्त दोषियों को सजा दिलाने में बीजेपी सामने आई थी। बीस फरवरी को पंजाब में वोटिंग है और अब यूपी की तरह वहां भी चुनाव प्रचार में गर्मी तेज होने लगी है। कल पीएम मोदी ने फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना के वोटरों के लिए वर्चुअल फतेह रैली की और कांग्रेस पर बोल दिया तीखा हमला। पंजाब पर राज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या साजिशें नहीं रची। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। हमने दुनिया भर में सिख आस्था को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया। हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने करतारपुर साहिब का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस करतारपुर साहिब को भारत में न रख सकी, जबकि हमने राहदारी खोल दी। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण मैं गिना सकता हूं, जो पंजाब के गुरुओं के मान सम्मान को लेकर हमारी निष्ठा और सच्ची नीयत को दिखाते हैं। साफ है कि पीएम की फतह रैली के बाद अब पंजाब का सियासी पारा चढ़ेगा, क्योंकि अब तक पंजाब में चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लुधियाना में सड़क किनारे खाना खाते चन्नी का ये वीडियो पंजाब में वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए चन्नी समर्थक पंजाब के सीएम की आम आदमी वाली छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस सरकार को उखाड़ने की कोशिश में लगे अकाली दल और आम आदमी पार्टी चन्नी की इस छवि पर तीखा हमला बोल रहे हैं। अभी उनके परिवार पे रेड हुई, 10 करोड़ रुपए कैश मिला, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां मिली, 21 लाख रुपए का सोना मिला, 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी मिली, करोड़ों रुपए के फार्म हाउस और प्रॉपर्टी के कागजात मिले और लग्जरी करोड़ों रुपए की गाड़ियां पकड़ी गई। अब कौन सा ऐसा पंजाब का टेंट लगाने या साउंड लगाने वाला बंदा है जिसके पास 10 करोड़ रुपए नकद कैश है? कौन सा ऐसा पंजाब का मंजे बुनने वाला शख्स है जो मंजे बुनने का काम करता है जिसके पास 54 करोड़ की एंट्रियां हों? ये शख्स कहां से गरीब है? तो अमीर नहीं, ये शख्स तो दूर दूर तक गरीब नहीं है, दूर दूर तक काम नहीं, तो बड़े खास शख्स है। चन्नी पंजाब में कांग्रेस का चेहरा है। चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। सीएम कैंडिडेट की जंग में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी से पिछड़ गए। अकाली दल अब सिद्धू को लाफ्टर चैलेंज में जाने की सलाह दे रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जैसे नहीं आया है, आपको क्या लग रहा है उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? मुझे लगता है वो वापस एक्टिंग में चले जाए या लाफ्टर चैलेंज में चले, बेटर रहेगा। पंजाब के चुनाव में 11 दिन बाकी रह गए हैं। जाहिर है मौसम में गर्माहट के साथ साथ अब यहाँ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। पंजाब के नवा शहर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
तो चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दलित और साथ ही आम आदमी की छवि को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी छवि पर हमला बोला है अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने। उन्होंने कहा कि कहां से ये आम आदमी है जब इनके पास अकूत संपत्ति है। उन्हें सैंड माफिया बताया है सुखबीर सिंह बादल ने। सुखबीर सिंह बादल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी कमलजीत सिंह संधू ने। क्या दलित चेहरे को लेकर राजनीति हो रही है? आज मायावती ने भी अपनी एक जनसभा की। हमारे साथ बात करने के लिए सुखबीर बादल सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के खड़े होने के बाद एक दलित चेहरे को लेकर भी राजनीति है। आज उन्होंने सीधा उनके ऊपर भी अटैक किया। आप भी एक अलायंस पार्टनरशिप में हैं और दलित को लुभा रहे हैं, तो क्या इसको लेके राजनीति हो रही है और ये अहम हो जाता है? 33% हमने वो राजनीति नहीं की, वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने की कर रही है, पर उन्होंने जो आदमी को चुना है वो सबसे बड़ा सैंड माफिया है पंजाब का, और वही सरकार है जिसने दलित जो एससी स्कॉलरशिप है, जो बच्चों को हम फ्री पढ़ाते थे, पिछले 5 साल बंद रखी। सो उसको कोई दलित फेस मानते, दलित ही नहीं मानते उसको। आपने देखा जब हमारी रैली थी कितना बड़ा इकट्ठ था, सारे लोग आए थे। सो ये कितना मर्जी कोशिश कर लें, ये कार्ड कूड कुछ नहीं है। अब जमानत जब्त हो रही है कांग्रेस की। लेकिन डेरा सच्चा सौदा, उनके गुरमीत राम रहीम को फरलो पे छोड़ा जाना, पॉलिटिकल टाइमिंग पर क्या कहना? वो तो बीजेपी का प्लान है कि अब बीजेपी वोट लेना चाहती है उनसे। तो कोई पोस्ट पोल अलायंस पार्टनरशिप आपके साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएम चेहरे आप होंगे। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैंने वो कहा है कि हमारी पार्टी की अलायंस बीएसपी के साथ ही पक्का रहेगी, बीजेपी के साथ नहीं मुमकिन ही नहीं। एक फोटो लेकिन बीजेपी का कोई आएगा नहीं, वो जीत गया नहीं। 1 या 2 आएंगे 117 में। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जैसे नहीं आया है, आपको क्या लग रहा है उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या? मुझे लगता है वो वापस एक्टिंग में चले जाए या लाफ्टर चैनल में चले, बेटर रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे सुखबीर बादल जो कि बात कर रहे थे, अहम दिन है, खुद वो सीएम चेहरा रहेंगे, कहा है बड़े ऐलान करेंगे दलित चेहरे को लेकर। लेकिन अब जब बात आती है राजनीति पे तो सीधा सवाल उठा रहे हैं कि दलित चेहरे नहीं हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और शायद दलित वोटों का जो हिस्सा है अब वो सभी पार्टीज, बीएसपी और अकाली दल भी देख रहे हैं उस पर। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, लुधियाना, आज तक। तो सिर्फ यहां पर आपने देखा कि चन्नी पर ही नहीं बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भी अटैक किया सुखबीर सिंह बादल ने। और सुखबीर सिंह बादल ही नहीं, सीएम केजरीवाल भी लगातार हमला बोल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी पर। अगर आप पंजाब आएंगे तो पंजाब पटा पड़ा है इस वक्त आम आदमी के पोस्टर से। आम आदमी पार्टी यहां पर प्रचार कर रही है और स्टार प्रचारक खुद सीएम अरविंद केजरीवाल है। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अटैक किया चन्नी पर, ये देखिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों सीटें हार जाएंगे चन्नी। जो आप सर्वेज आप कहते हैं, आप सर्वेज देखते हैं, उन्हीं के हिसाब से मांग लीजिए। फाइट आपके बीच में और पंजाब के बीच में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है पंजाब में। अब चन्नी जी चुनाव क्षेत्र में उतर गए हैं कांग्रेस के सीएम फेस के साथ। आपको लगता है कि अब ये अनाउंसमेंट से आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा? चन्नी साहब दोनों सीट हार रहे हैं। ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं? आपके चैनल पे पहली ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। अरे न्यूज तो हुई नहीं, आपने ब्रेक पहले ही कर दी। चन्नी साहब भदौर भी हार रहे हैं और चन्नी साहब चमकौर साहब भी हार रहे हैं। और भदौर में आपको मालूम है किससे हार रहे हैं? हमारा कैंडिडेट है लाभ सिंह उगोके, वो साइकिल के टायर के पंचर लगाता है। वो आदमी चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ना अरविंद? लास्ट टाइम भी तो 2017 मेरे अपने में सर्वे भी हैं, मेरे अपने सर्वे भी बता रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं इन दोनों पार्टियों से, बहुत ज्यादा। और चन्नी साहब ने तो जबरदस्त कमाल कर दिया 111 दिन के अंदर। इतना कमाल आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया शायद। उनके भतीजा या भांजा जो भी है उसने कबूल किया ईडी के अंदर कि ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे और रेता चोरी के पैसे हैं। पर अरविंद अगर किसी और पे ईडी जाए तो वो गलत है ना। मेरे पास आई थी ईडी, मेरे घर पे रेड की थी, मेरे दफ्तर में रेड की थी। उनको 10 ना, मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल वेंडाटा करते हैं मोदी जी। तो फिर वहां पर नहीं कर रहे हैं? ना, मेरे ऊपर भी किया, उनके ऊपर भी किया, लेकिन मेरे घर नोटों की गड्डियां नहीं मिली।
उनके घर में तो मोटी मोटी नोटों की गड्डियां मिली, इतना पैसा मिला, इतनी बेशुमार जायदाद मिली, फर्जी एंट्रियां मिली, जैगुआर गाड़ियां मिली। मेरे घर तो कुछ नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूं फिर आ जाओ। अभी पता चला है सतिंदर जैन के यहाँ करेंगे, हम तैयार हैं। मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड हुई थी, हम तैयार हैं, कभी भी आ जाओ। आपको पता है कि सतिंदर जैन के यहाँ पे ईडी की रेड होने वाली है? बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपको तो ये भी पता है, तो आप ये गारंटी दे रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म में कि चन्नी साहब दोनों सीट हारेंगे? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, चमकौर साहब भी हार रहे हैं और भदौर से। और अब पंजाब चुनाव के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। यहाँ पर कल यानी कि 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। 58 सीटों पर यह मतदान होना है और किस तरीके से वहां पर जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि कल के इस पहले चरण के मतदान पर क्यों सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण का प्रचार अभियान समाप्त हुआ। अब इंतजार है उन घड़ियों का जब पहले चरण का मतदाता घर से निकलेगा और ईवीएम में कैद कर देगा पहले चरण के प्रत्याशियों की किस्मत। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। बात अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की हो तो पहले चरण में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 58 सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 58 सीटों पर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। अगर पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम है, 25% दलित हैं, जाट मतदाता 17% हैं, राजपूत 8%, यादव 7% और गुर्जर 4% मतदाता हैं। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी जाट उसके साथ रहेंगे और ये भरोसा इसलिए है क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं। जाटों पर बीजेपी का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि 13 जाट विधायक चुने गए थे, 12 बीजेपी के विधायक हैं और 3 जाट योगी सरकार में मंत्री भी हैं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। बहुत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ चुनावी मैदान में हैं।
जयंत चौधरी जाटों के वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जाट किसके करेंगे ठाठ और किसकी खड़ी करेंगे खाट। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कल पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में घोषणा पत्र की भी झड़ी लग गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने तो पहले ही जारी कर दिया, लेकिन अब बारी कांग्रेस के तीसरे घोषणा पत्र की है, जिसका नाम उन्नति विधान रखा गया है। पहले जो युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया उसे नाम दिया गया भर्ती घोषणा पत्र का। उसके बाद महिलाओं के लिए जारी किया गया, उसका नाम रखा गया शक्ति विधान घोषणा पत्र। अब बारी उन्नति विधान घोषणा पत्र की है, जिसे आज स्वयं प्रियंका गांधी वाड्रा जारी करने वाली हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं, क्योंकि यहीं से ये कांग्रेस का उन्नति विधान घोषणा पत्र जारी होना है। संतोष, उन्नति विधान घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इस उन्नति विधान घोषणा पत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक व्यापक तैयारी अगर कहा जाए पार्टी की तरफ से तो की हुई है। उसमें सलमान खुर्शीद और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट का खाका खींचा जाए, उसको इस उन्नति विधान जो घोषणा पत्र आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जारी करेंगी उसमें शामिल किया गया। इससे पहले कांग्रेस 2 घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, एक युवाओं के लिए घोषणा पत्र और दूसरा महिलाओं के लिए। इस बार जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज्यादा आधी आबादी यानी महिलाओं वोटरों को साधने की कोशिश है। उसने पहले ही कह दिया कि 40% महिलाओं को जो टिकट देकर के कांग्रेस से एक नई पहल की शुरुआत की है, एक नई कोशिश की है कि महिला वोटर उसके साथ आ जाएं, क्योंकि इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों के आधार पर हो गया। ऐसे में कांग्रेस किस जाति के साथ जाती उसके बजाय उसने जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू की। जेंडर बेस्ड, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात की, और उसी के चलते प्रियंका गांधी ने अब तक 40% महिलाओं को टिकट दिए। कितनी जीतती हैं ये वक्त तय करेगा, लेकिन एक शुरुआत की गई है। महिलाओं के घोषणा पत्र की बात हुई, युवाओं के घोषणा पत्र की बात हुई, अब उन्नति विधान घोषणा पत्र जारी होगा। यानी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कैसे खींचेगी, उसमें चाहे वो छत्तीसगढ़ का जो रोड मैप है, छत्तीसगढ़ में जो तमाम योजनाएं हैं उसको उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात की जा सकती है। जो कंपोस्ट पिट योजना लागू की है छत्तीसगढ़ में उसको लागू करने की बात की जा सकती है। इसके अलावा किसानों की जो एमएसपी है उसको बढ़ा करके कितने उस पर बात की जा सकती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर कांग्रेस आज उन्नति विधान घोषणा पत्र, नाम अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस का जो आज घोषणा पत्र जारी होने वाला है वो डेवलपमेंट बेस्ड होगा कि उत्तर प्रदेश का कैसे कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट करेगी वो आज ये बताएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। करीब 12:30 बजे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर यह घोषणा पत्र जारी होगा। जी 12:30 बजे आज ये घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिसका मुख्य एजेंडा विकास रहने वाला है। चलिए अब चुनाव से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की हिजाब विवाद की, क्योंकि ये हिजाब विवाद इस वक्त वहां की सरकार को बेहद परेशान कर रहा है और कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है। इस बीच इस पूरे विवाद को देखते हुए 3 दिन के लिए सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। क्या है ये पूरा विवाद, क्यों मचा है ये हंगामा और सोशल मीडिया को पर इसकी क्यों इस तरीके से चर्चा हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। क्या शिमोगा में तिरंगा झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराया गया? कल शिमोगा के एक शिक्षण संस्थान में खंबे पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ तो आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि तिरंगा झंडे की जगह भगवा झंडा फहराया गया। If we sow the seed of on a criminal angle to the students and students fighting on the streets, today lathi charge has happened, national flag has been down. This no Indian can tolerate. हालांकि शिमोगा के एसपी का कहना है कि तिरंगा उतारकर भगवा झंडा लहराने का आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस खंबे पर पहले से कोई झंडा नहीं था। There was another reporting that national flag was lowered and in place of that a saffron flag was put up, but there was no national flag on the pole. The pole was empty. Only a saffron flag was hoisted on top of the pole, and later they removed that themselves and they took it with them.
कल पूरे दिन कर्नाटक के अलग अलग शहरों में हिजाब को लेकर हंगामा चलता रहा। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर मांड्या से आई, जहां एक हिजाब वाली लड़की को भगवाधारी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। देखिए किस तरह भगवा गमछे वाले प्रदर्शनकारी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और छात्रा अल्लाहू अकबर बोल रही है। हिजाब पर बढ़ते हंगामे को देखते हुए कर्नाटक के सीएम ने लोगों से शांति की अपील की है। I am appealing to the students that they have to maintain peace and harmony, because ultimately tomorrow they have to sit together and do all the educational activities, academic activities. Therefore, peace and harmony should be maintained. सरकारी स्कूलों कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल सुनवाई शुरू हुई है। सुनवाई आज भी जारी रहेगी। इस बीच हालात को काबू में करने के लिए कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। सोनू सूद किस तरीके से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने सैकड़ों लोगों की मदद की, लेकिन कल देर रात हुई एक दुर्घटना में सोनू सूद ने स्वयं उस व्यक्ति की मदद की जो इस दुर्घटना में गाड़ी में फंस गया था। घटना मोगा की है, देर रात की, जहां पर सोनू सूद एक्सीडेंट वाली साइट पर पहुंचे और खुद उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया। एक्टर सोनू सूद को यूं ही मसीहा या रखवाला नहीं कहा जाता। ये तस्वीर कल रात की है। वीडियो में सोनू सूद सड़क हादसे में जख्मी एक शख्स को गोद में उठाए नजर आ रहे हैं। गड्डी बंद करो। की गल होगी भाई तू? ये तस्वीर पंजाब के मोगा शहर के कोटकपुरा बाईपास की है। बाईपास पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जख्मी शख्स अपनी कार में बुरी तरह फंस गया। पास से गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी वहां से गुजर रहे सोनू सूद की नजर उस पर पड़ गई। जख्मी शख्स को देखते ही सूद वहीं रुक गए और फिर अपनी टीम के साथ जख्मी शख्स की मदद में जुट गए। तस्वीरें देखिए, हादसा कितना भीषण था। कार के अगले हिस्से के पर खच्चे उड़ गए। वहां मौजूद लोगों की बात सुनी। बताया जा रहा है कि सेंट्रल लॉक जाम होने की वजह से जख्मी शख्स निकल नहीं पाया। सेंट्रल लॉक चिंटू भैया, सेंट्रल लॉक है। बहरहाल काफी मशक्कत के बाद जख्मी शख्स को गाड़ी से निकाला गया। सोनू सूद ने खुद जख्मी शख्स को गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया। की गल होगी भाई तू? और फिर अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति की हालत खतरे से बाहर है। आमतौर पर सड़क हादसे में ज्यादातर जख्मी लोगों की मौत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पाती है। अगर हर शख्स सोनू सूद की तरह मदद को तत्पर हो तो सड़क हादसे में मौत को कम किया जा सकता है। कोरोना की लहर जब प्रचंड थी तब सोनू सूद प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद कर जन जन में लोकप्रिय हो गए थे। मोगा में एक जख्मी शख्स की मदद कर उन्होंने फिर दिखा दिया कि दिल में दूसरों की मदद का जज्बा हो तो ये काम मुश्किल नहीं। थैंक यू। मुनीस जिंदल, मोगा, आज तक। तो सराहना के पात्र सोनू सूद भी हैं, लेकिन सराहना यहाँ पर कानपुर पुलिस की भी करनी होगी।
फेसबुक लाइव पर एक शख्स लाइव अपनी आत्महत्या को दिखा रहा था। इसी से जानकारी लेते हुए, सूचना लेते हुए कानपुर पुलिस उस मिमिक्री आर्टिस्ट जो कि तंगी के कारण डिप्रेशन में था और यही वजह था कि आत्महत्या कर रहा था, उसकी मदद के लिए सामने आई और वक्त रहते उसे बचा लिया गया। मंगलवार देर रात कानपुर में मिमिक्री आर्टिस्ट अर्पित सैनी का ये पोस्ट जैसे ही सामने आया, सैनी को जानने वालों में हड़कंप मच गया। पोस्ट पर सबसे पहले अर्पित के मित्र की नजर पड़ी। उसने तुरंत कानपुर पुलिस को सूचना दी और कलाकार की जान बचाने के मिशन में जुट गई कानपुर की नौबस्ता थाना पुलिस। कहा जाता है कि पुलिस कभी मौके पर नहीं पहुंचती, लेकिन कानपुर पुलिस ने कल रात एक शख्स की जान बचाने में जरा भी देरी नहीं की। अर्पित हमारे साथ है एंड ही इज फाइन, ठीक है, बिल्कुल सही है और समझ गए हैं। लाइफ इज ऑलवेज चैलेंजिंग और कभी इससे पीछे नहीं हटेगा, है ना? भाई की तरह मानेगा जी। कुछ नहीं है फ्रेंड, सब ठीक है, बढ़िया है। अर्पित बहुत अच्छा है। कभी अर्पित लोगों की जिंदगी में अपनी मिमिक्री से खुशियां घोलते थे, लेकिन लंबे कोरोना काल ने अर्पित को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। माँ बाप के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं उनके लिए सोचता हूँ, लेकिन जब दुनिया देगी ना, मैं करूँगा ना। क्या कर रही है दुनिया? यूज करती है, माइक बुला के पकड़ा लो, ये करा लो। मेहनत करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैंने ये सब किया, मोमेंटो पूरा घर इकट्ठा किया मैंने, फिर सब कुछ करता हूँ। तुझे तब भी अपने ऊपर प्राउड नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जब खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता ना, तब बेकार होता है। तुझे तो अपने ऊपर भरोसा है। जब हमें खुद पर अपने भरोसा होगा तभी तो हम आगे चलेंगे। वक्त पर मदद ने एक होनहार युवा की जान बचा ली। अक्सर लोग दुख के आवेग में खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। अगर वक्त पर कोई समझाने वाला पहुंच जाए तो वो जाने बच सकती हैं। कल रात कानपुर पुलिस ने ऐसा ही किया। सिमर चावला, कानपुर, आज तक।